तो है स्वागत है आप सबको फिर से एक और नए वीडियो में। भाई देखो, ये फिल्म के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन इसके अंदर जो हिडन डिटेल्स दिखाया गया है उसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा, ये आपसे मिस हो गया होगा। इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं। और आज का इस वीडियो में हम कार्तिकेय 2 का कुछ हिडन डिटेल्स और डायरेक्टर साहब का कुछ क्रिएटिव कमाल के बारे में देखने वाले हैं। तो देरी किस बात की भाई, चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहले भाई डायरेक्टर साहब को हमें ये यकीन दिलाना था कि कार्तिकेय ही इस कड़ा का लायक है, और जिसे चाणक्य, मौर्य, चोल जैसे राजवंश हासिल नहीं कर पाए उसे ये हासिल करने वाले है। पर कैसे, इनमें क्या खास बात है, यही दिखाना तो डायरेक्टर का चैलेंज है भाई। जो चैलेंज को कि डायरेक्टर ने भी स्वीकार किया है और अपना कमाल दिखा के बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे निपटा लिया है। देखो, डायरेक्टर पहले हमें क्या दिखाते हैं, हीरो को सांप पकड़ते हुए, भूतिया घर का पर्दाफाश करते हुए, पुलिस ऑफिसर्स के मदद करते हुए, उनके पेशेंट के आसपास शोर मचे तो उसके लिए आवाज उठाते हुए, है ना। और ये सब देखकर हम क्या सोच रहे थे कि हाँ, ये सब दिखाकर डायरेक्टर हमें ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हीरो के अंदर कितना जिज्ञासा है नई बात को जानने की, बुझने की और उसके गहराई में जाकर उसे सीखने की। लेकिन नहीं भाई, डायरेक्टर तो अपना छोटा छोटा डिटेल्स को पीछे छोड़कर आगे की कहानी को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, ताकि वो हमें यकीन दिला सके कि हाँ, यही वो बंदा है जो लायक है उस कड़ा का। चलो इसे थोड़ा हम इजी करके विस्तार से बताते हैं। पहले हीरो का एंट्री सीन पे उसका कमरा पे हमें क्या दिखाते हैं, द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स और अगाथा क्रिस्टी के सेड साइप्रस जैसे बुक, जिससे पता चलता है कि हमारा हीरो भाई साहब को डिटेक्टिव फिक्शन पे भी काफी इंटरेस्ट था। और ये बात कंफर्म कब होता है, जब कार्तिक शास्त्रों के बीच एक पेंटिंग को देखकर इजीली अपना जासूसी दिमाग को चला के पता लगा लेता है कि मुग्धा के दादाजी उस वस्तु को वहाँ ही छिपाया हुआ है। फिर अगला हमें हीरो के पास वो मैजिक मग दिखाते हैं, जो कि उसका आइडिया कहाँ काम आता है आपको पता ही होगा। फिर हमें हीरो को भूतिया घर का पर्दाफाश करते हुए, वास्तु के बारे में बात करते हुए और साइंस के जरिए ब्लैक मैजिक का नाटक करते हुए भी दिखाते हैं, जो कि आगे जाकर हमें पता चलता है कि जब गिरी गोवर्धन पर्वत में ये लोग गुफा का पता भी ढूंढ नहीं पाते और फंस जाते हैं, तो तब वो सारी चीजें इनके काम आता है। कार्तिक अपना पुराना स्टाइल में सच को इजीली सामने लाता है और वहाँ से ये लोगों को गुफा का पता भी चल जाता है। अब ज्यादा शोर मचाने की वजह से हीरो को पहले एक बार उसके ऊपर सवाल उठाते हुए दिखाए थे, तो वो चीज कहाँ काम आता है ये तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा। उस गुफा के अंदर यहाँ कार्तिक वही मंत्र का उच्चारण करता है जो मंत्र की बच्चे लोग पहले कार्तिक के रहते हुए उच्चारण कर रहे थे, और आखिर में वो सांप वाला सीन भी। हाँ, मतलब इसके बारे में भी तो बोलने की भी कोई जरूरत नहीं, आप समझदार हो, समझ ही गए होंगे। वैसे ये सांप वाला मैटर पे भी हम बात करेंगे, पर अभी चलो इसे निपटा लेते हैं। तो मतलब देखा, डायरेक्टर कैसे स्टार्टिंग से छोटा छोटा हिंट देते आ रहे थे कि कार्तिक के पास ये टैलेंट भी है, और ये टैलेंट को आप बचकाना मत समझो, क्योंकि आगे कार्तिक की ये सारी टैलेंट का भी हम यूज करने वाले हैं। अब आप कैसे यकीन नहीं करोगे बताओ कि ये बंदा इसका लायक नहीं है। डायरेक्टर तो पहले से हमें वो सब दिखाकर हमारा माइंड को मना लिया था कि हीरो को ये सब आता है, फिर बाद में वही सारे प्रॉब्लम्स को हीरो के सामने रख दिया जाता है जिसमें वो माहिर है। अब बताओ, ऐसे हालातों में वो पुराने समय का राजा लोग कैसे ढूंढ पाते, उनके पास ऐसे मल्टी टैलेंट थोड़ी ना थी कि पहले ये वस्तु मिले तो इसमें छिपा हुआ लिखावट को पढ़ना है, फिर उस गुफा में जाना है, मंत्र उच्चारण करना है, टेलीस्कोप, पहाड़, बंसी, सीक्रेट डोर, सांप, मतलब नहीं होता ना यार उनसे। द्वापर युग का उद्धव अपने पावर, ज्ञान और टेक्नोलॉजी से जो एक चक्रव्यूह बनाया था, उसे भेदकर कलयुग का कोई भी उस कड़ा तक पहुंच नहीं पाता। वो तो कार्तिक मल्टी टैलेंटेड था और उसके साथ उसका टीम भी था, इसलिए वो कर लिया, नहीं तो वो लोग कैसे करते बताओ। इसलिए कार्तिक उसका लायक था, और ये बात को स्वीकार करने में ऑडियंस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर अपना खेल सही से खेले है भाई, और वो ये चैलेंज जीत गए हैं। फिर इसके बाद ये चित्र हमें पहले से ही संकेत दे रहा था कि इस वस्तु का यूज कहाँ होने वाला है। फिर ये चित्र, ये निशानी था कड़े की लायक व्यक्ति की, इसलिए जब प्रोफेसर राव कार्तिक को मोर पंख के साथ देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यही वो व्यक्ति है जिसके बारे में उस किताब में लिखा हुआ है, मतलब जो इसका लायक है वही उस कड़ा को हासिल कर पाएगा। अब अबीर, पहले अबीर एक ब्राह्मण को मारते हुए हमें दिखाते हैं, क्योंकि वो ये दिखाकर हमें पहले से ही संकेत देना चाहते थे कि अगर श्री कृष्ण के कोई भी चीज को किसी ने भी चुराने या हासिल करने की कोशिश की तो ये अभी लोग उनका क्या करते हैं। और आगे जाकर कार्तिक ऐसा करता भी है, पब्लिक के लिए ही सही पर श्री कृष्ण के दिया हुआ कड़ा को हासिल करने की कोशिश करता है, तभी तो ये अबीर हीरो के पीछे पड़ जाता है। फिर हीरो को सस्पेंड होता हुआ दिखाते हैं, और अगले ही सीन में उसके पापा को गिर गया बोल के दिखाती है। क्यों? क्योंकि एक तो सस्पेंड होने की वजह से हीरो द्वारका ना जाने के लिए वाहन नहीं बना सकता, और दूसरा उसके पापा मम्मी को लेके जा नहीं सकते, क्योंकि उनके पैर में हमें पहले से ही चोट लगा हुआ दिखा दिए थे। अब प्रोफेसर राव को जब पहला वस्तु मिल जाता है तो यहाँ भी कार्तिकेय को उसका संकेत मिल जाता है, मतलब वो बेल के जरिए ही सही, पर ये सीन दिखाकर डायरेक्टर हमें ये संकेत देना चाहते थे कि अब हाँ भाई, हो गया तेरा जर्नी शुरू, और उसके अगले से वही द्वारका के लिए सब रवाना हो जाते हैं। बाकी आगे क्या होता है ये सब तो आप जानते ही होंगे। ये सीन में हमें पहले से ही दिखाया जा रहा था कि पहले मोर को कंप्लीट करो, फिर टेलीस्कोप और फिर कड़ा। पल्लव वंश का राजा जैसे कहीं से कड़ा का हिंट पाने के बाद सिर्फ पहला वस्तु के बारे में ही जान पाता है, वो दूसरी जगह तक पहुंच नहीं पाता, वैसे ही प्रोफेसर राव भी ग्रीस से कड़ा को पाने का हिंट पाने के बाद सिर्फ पहला वस्तु को ही ढूंढ पाते हैं, सेकंड वस्तु तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। फिर उद्धव जैसे उस कड़ा तक पहुंचने के लिए अलग अलग जगह पर उसका हिंट छोड़ा था, वैसे ही प्रोफेसर राव भी पहला वस्तु को हासिल करने के बाद उसे हासिल करने का अलग अलग जगह पर संकेत छोड़ा था। हिंट मिलने के जगह के बारे में वॉइस मैसेज में, वस्तु के बारे में लेटर में, और
और वो वस्तु मिलने के बारे में पेंटिंग में। फिर अवीर ये सीन में हीरो की मामा को नहीं मारता, कारण है कृष्ण पक्ष। अवीर मारते टाइम हीरो के मामा ने कृष्ण चिल्लाया है और ऊपर पक्षी भी दिखता है, मतलब कृष्ण प्लस पक्षी, कृष्ण पक्ष। शायद अवीर को ये याद नहीं था और उन्होंने याद दिला दिया। अब जूलिंगुअलिज्म हम देखते हैं ये फिल्म में साइंस की बात होती है। फिर हीरो सांप पकड़ता है, आखिर में इतने सांपों के बीच चला जाता है पर उसे कुछ नहीं होता। ये तो कुछ भाइयों को शायद ज्यादा लगा होगा, पर भाई हाँ, ये जूलिंगुअलिज्म से आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो, ये पॉसिबल है। जानवर, पशु, पक्षी, जीव जंतु, इन सबसे जो लैंग्वेज से बात किया जाता है उसे जूलिंगुअलिज्म कहा जाता है। मतलब इसमें होता यह है कि हम उन्हें अपनी भावनाओं को समझने के लिए कहते हैं, बोले तो बात करते हैं, पर ये इतना भी आसान नहीं है। हमारी नब्ज की दर हमारी नियंत्रण में होनी चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज बदलनी चाहिए ताकि उसे भरोसा हो जाए कि हमसे उसे कोई खतरा नहीं है। फिर उनके आंखों में देखो, ऐसा कि जैसे उन्हें तुम्हारे उन लुक्स में भरोसा दिखना चाहिए, तब वो हमारी सुनते हैं और हम जैसा कहते हैं वो वैसा ही करते हैं। देखा जाए तो ये हिप्नोसिस की तरह ही है, लेकिन वो शब्द थोड़ा नेगेटिव है, उस वर्ड को ना कहना ही बेहतर है, क्योंकि हम इस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं जूलिंगुअलिज्म सिर्फ जानवरों के प्रति हमारे लगाव बढ़ाने के लिए, ना कि उन्हें अपना काम में लगाकर उनका दुरुपयोग करने के लिए। अरे भाई आपने देखा होगा ना, आरडीजे भाई साहब की डू लिटिल में, रॉक भाई साहब के रैम्पेज में, ये सब इसी भाषा में ही तो बात कर रहे थे। अच्छा क्या आपने नोटिस किया उस गुफा के अंदर बदबू आने की जगह खुशबू क्यों आ रहा था? क्योंकि वहाँ पेड़ था, और पेड़ कैसे जिंदा था? फोटोसिंथेसिस, है ना। लेकिन ये क्या भला है? तो भाई देखो, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए हर किसी को खाना चाहिए होता है, फिर चाहे वो इंसान, जानवर, पशु, पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कोई भी क्यों ना हो। मतलब हम सब एक ही जैसे है, खाना नहीं मिला तो कुछ ही दिनों में दुनिया को टाटा बाय बाय कर देंगे, नहीं। हाँ, पर भले ही हम सब एक तरह के हो, पर खाना को हासिल करने वाला इस दुनिया में दो तरह के हैं। एक साइड में इंसान, जानवर, पशु, पक्षी, जीव जंतु जैसे लोग आते हैं जो खाना के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, और दूसरे तरफ पेड़ पौधे आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और इसीलिए इन्हें ऑटोट्रफ्स और हमें हेटेरोट्रफ्स कहा गया है। आप इंसान को देख लो, क्या खाता है? चावल, सब्जी, चिकन, मटन, जो भी हो। फिर जानवर को देख लो, वो भी दूसरों को खाते हैं, और पशुओं के साथ पक्षी भी। ये सब कहाँ से आता है? दूसरों से। लेकिन पेड़ पौधे, ये महात्मा लोग जो है, ये किसी और के ऊपर निर्भर नहीं करते, ये लोग खुद अपना खाना बनाते हैं। बस थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा सनलाइट और थोड़ा वाटर, बन गया इनका खाना। और ये जो इनका खुद का खाना खुद से बनाने का प्रोसीजर है, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसीलिए कार्तिक पत्ता देखते ही समझ गया कि यहाँ तक सनलाइट जरूर पहुँचता होगा, नहीं तो ये पेड़ अपना खाना फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसीजर के जरिए कैसे बनाता? और सनलाइट के बिना तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर पॉसिबल ही नहीं है। तो समझ रहे हो डायरेक्टर ने क्या मस्त खेल खेला है। फिर इन सब के भी ऊपर अनुपम खेर जी का वो डायलॉग, भाई ये सब डिटेल्स तो बस उस कुछ ही मिनट का सीन के आगे फीका है यार। अब आप समझ ही गए होंगे कि डायरेक्टर भाई साहब ने इसमें क्या क्यों सब कैसे दिखाए है, और ये फिल्म इतना क्यों हिट रहा है। दमदार कंटेंट के साथ इसमें हमारे लिए काफी डिटेल्स छोड़े गए हैं, नहीं। वैसे कार्तिकेय 3 का हिंट भी हमें मिल चुका है, ये तो आप जानते ही होंगे। मतलब कार्तिक को एक की मिलता है जिसे की लेके वो समंदर के किनारे जा चुका है, और लगता है वो उस रहस्यमय दरवाजा की तरफ बढ़ने वाला है। वैसे इस की को हमें हीरो का स्पीच वाला सीन पे भी दिखाया गया था, याद है ना। पर ये की हीरो को कहाँ मिला ये हमें नहीं दिखाया है। लगता है इसका कहानी कार्तिकेय 3 में दिखाएंगे, या हो सकता है वो कार्तिकेय 3 का कहानी में कुछ और भी दिखाए। पर ये तो पक्का है कि वो कार्तिकेय 3 जरूर बनाएंगे, क्योंकि इसे बहुत बड़ा सक्सेस मिला है यार, वो भी पैन इंडिया रिलीज में। खैर कार्तिकेय 2 का स्टार्टिंग में जो कहानी दिखाया गया उसके बारे में आपको पता है क्या? पता नहीं है तो भाई उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हो। तो भाई बस आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको इन सब के बारे में क्या कहना है, और क्या आपने भी इसके अंदर कुछ नया नोटिस किया है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।